हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। क्या कभी सोचा है कि पृथ्वी पर जीवन का आरंभ एक्चुअल में हुआ कैसे? क्या यह पृथ्वी को वरदान स्वरूप मिला, या फिर क्या यह पृथ्वी की एक वर्षों की यात्रा है, कई वर्षों की यात्रा है? यह टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इवन यदि मैं बात करूं तो यह पूरी ही पृथ्वी के लिए एक रहस्य का विषय है कि आज जो होमो सैपियंस अर्थात मानव अपनी बुद्धिमत्ता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण कर रहा है, यह बिलियंस ऑफ ईयर की यात्रा है। अर्थात यह मानव ऐसा नहीं था, ये एक कोशिकीय जीव से होमो सैपियंस बनने तक की कहानी को आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा कि यह टॉपिक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक यूपीएससी एस्पिरेंट को यह पढ़ना क्यों आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर लाइफ एक ऐसी उपलब्धि है जो कि अन्य किसी ग्रह पर नहीं है। आज यदि आप वर्तमान में देखते हैं तो जहां पर हर जीव जंतु, हर पशु, हर जीवधारी या फिर हर वह जीव जिसमें भी लाइफ है वह अपने भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है। और यहां पर एक होमो सैपियंस है अर्थात हम, जो कि मंगल ग्रह पर जाने का सपना देख रहे हैं। यहां पर मानव इतना शक्तिशाली बना तो बना कैसे? क्या होमो सैपियंस पहले से ही ऐसा था? तो आंसर इज नो। क्या पृथ्वी पर जीवन पहले से ऐसा था? आंसर इज नो। तो यह जीवन आया कहां से, इसकी शुरुआत कहां से होती है, और आज का जो मानव है इसके पीछे के पूर्वज कैसे हैं? यदि इन सभी बातों पर एक सीक्वेंस वाइज हम चर्चा करने का प्रयास करें तो याद रखें, यहां पर मैं एनिमेशन के थ्रू आपको कुछ नहीं बताऊंगा। यहां पर मैं आपको किसी भी प्रकार की पीपीटी यानी पीपीटी का यूज मैं करूंगा, परंतु यहां पर एनिमेशन ज्यादा यूज नहीं करूंगा। कारण यह है कि आपको याद होता है किसको देख के, रियलिटी को। यानी कि यहां पर सेम वैसा जैसे आप क्लास में इस टॉपिक को पढ़ते, एक ऑफलाइन क्लास में आप टॉपिक को पढ़ते या फिर ऑनलाइन क्लास में जिस प्रकार मैं आपको पढ़ाता, मैं उस हिसाब से आपको यह पूरा का पूरा कहानी बताने का प्रयास करूंगा। याद रखिएगा कि यह पूरा टॉपिक आपके ज्योग्राफी के कन्वेंशनल सिलेबस का पार्ट है। और यहां पर जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक टॉपिक माना जाता है, जिसको नाम दिया जाता है ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स। कि पृथ्वी पर या फिर ब्रह्मांड में ये जो विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र, तारे और का पिंड दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में बने कैसे थे, जिसको आप पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। और उसी के पश्चात एक आप पढ़ते हैं पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, जिसमें आप पृथ्वी के युगों को 16 कालखंडों में या फिर पृथ्वी के पूरे इतिहास को, उम्र को 16 कालखंडों में विभाजित करते हैं। और फिर उस एक एक कालखंड में किस किस प्रकार की क्रिया, परिघटना घटित हुई, इसका अध्ययन किया जाता है। और उसी के मध्य में आप कहीं ना कहीं यह भी पढ़ते हैं कि एक्चुअल में पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कैसे हुआ, परंतु वह उतना इन डिटेलिंग नहीं पढ़ाया जाता। अब अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी एंड एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको यह पता होना चाहिए और एक सिक्वेंशियल तरीके से यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल में पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कैसे हुआ, एक कोशिकीय जीव आए तो वो कहां से आए, और विभिन्न प्रकार के सिद्धांत इनके बारे में क्या क्या डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, इस पूरे चैप्टर को आप नाम दे सकते हैं उत्तर जीविता का सिद्धांत, या फिर इसे आप नाम दे सकते हैं डार्विन की थ्योरी। डार्विन की थ्योरी यदि आप हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इस पूरे सिलेबस को आप नाम दे सकते हैं उत्तर जीविता का सिद्धांत। अर्थात एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से होमो सैपियंस तक के बनने की कहानी में किस किस प्रकार से मानव ने संघर्ष किया, इस बारे में हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। याद रखिएगा कि यह पूरा का पूरा वीडियो 2 पार्ट्स में रहेगा, जिसमें सिंगल सेल्यूलर जीव से लेकर, मैं एक काम करता हूं, लिख देता हूं यहां पर कि पहला जो हमारा पार्ट 1 रहेगा, इसमें हम सिंगल सेल्यूलर जीव से लेकर होमो हैबिलस बनने तक की कहानी को जानेंगे, है ना। एक कोशिकीय जीव से किस प्रकार एक होमो हैबिलस का निर्माण हुआ, इसके बारे में डिस्कशन होगा। पश्चात इसके सेकेंड वीडियो में जो हमारा डिस्कशन होगा, यह एक्चुअल में होमो हैबिलस से होमो सैपियंस तक की बनने की कहानी पर होगा। अर्थात यहां पर यह वीडियो 2 पार्ट्स में रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि यह दोनों ही पार्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये दोनों ही वीडियो को कंपाइल करके आप एक में बना देते तो बच्चे, कई स्टूडेंट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो इतने लंबे वीडियो एक साथ देखें। दैट इज वाई मैं यहां पर इसको कुछ छोटे वीडियो में या फिर पार्ट वाइज करके इसको अपलोड कराने का प्रयास करता हूं। क्लियर? तो पार्ट 1 है ये, जिसमें हम एक कोशिकीय जीव से लेकर होमो हैबिलस तक की कहानी को जानेंगे। और यदि इस कहानी का आरंभ
करें तो आप जो मेरे पीछे फोटो देख पा रहे हैं, यह वो फोटो है जिसमें आप पाएंगे कि हमारी अर्थ लाइक अ फायरबॉल, यानी कि ये यदि मैं कहूं कि हमारी पृथ्वी पर जीवन का आरंभ लगभग 4 बिलियन ईयर पहले हुआ था। और 4 बिलियन ईयर पहले कैसे, तो यदि आप मेरे पीछे देख पाए तो ये है हमारे पूर्वज। कैसे, तो ये थे हमारे एक्चुअल में वह पूर्वज जो कि 4 बिलियन ईयर पहले अर्थ पर लेकर आए थे लाइफ को। यानी कि अब मैं यहां पर एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में जो भी मैं यहां पर लिख रहा हूं, याद रखिएगा कि आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और नोट डाउन आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में करना है। एज अ फैकल्टी यदि मैं आपको बताऊं और एज अ सीनियर यदि मैं आपके साथ एक अनुभव साझा करूं, तो आप जब शॉर्ट नोट्स बनाएं तो शॉर्ट नोट्स से ही आपको रिवीजन करना है। बाद में आप इसको अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं। और याद रखिएगा कि यहां पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि यदि आप ब्रह्मांड टॉपिक पढ़ते हैं, यूनिवर्स पढ़ते हैं, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे। चलिए बिना देरी किए जानना प्रारंभ करते हैं कि एक्चुअल में पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कैसे हुआ। तो याद रखिएगा कि 4.3 बिलियन ईयर पहले, हम जानते हैं, हमने पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी में ये डिस्कस किया है कि भाई 4.3 बिलियन ईयर पहले हमारी जो अर्थ थी ये लाइक एक फायरबॉल, और फायरबॉल से फिर इसमें शीतलन की क्रिया हुई, और शीतलन की क्रिया के द्वारा फिर यहां पर जो सबसे पहला भूभाग ठंडा हुआ, आई थिंक आप गैस कर पा रहे होंगे, छोटा नागपुर पठार का सिंह भूमि प्रदेश, जो कि लोकेटेड आता है कहां पर, इंडिया में। क्लियर, इंडिया में भी झारखंड में ये लोकेटेड देखने के लिए मिलेगा। परंतु यहां पर आज का जो कन्वेंशनल पार्ट है ये इस पर आधारित नहीं है। याद रखिएगा कि यहां पर यदि मैं बोलूं कि भाई इस समय 4.3 बिलियन ईयर पहले हमारी पृथ्वी यदि जलता हुआ आग का गोला थी, तो सबसे बड़ी बात आती है कि यह पृथ्वी जलता हुआ आग का गोला थी क्यों। याद रखिएगा यहां पर कुछ सिद्धांत यह कहते हैं कि इस समय पृथ्वी का जो वायुमंडल बना हुआ था यह सौर पवनों से बना था। क्लियर, और कुछ सिद्धांत यह कहते हैं कि इससे पूर्व भी पृथ्वी पर जीवन था, परंतु वह जीवन नष्ट हो गया था, और इस पूरे कालखंड में यह पृथ्वी जलता हुआ आग का गोला थी। इसके कई रीजन सामने आते हैं। अब हमारे लिए काम की बात यह है कि भाई 4.3 बिलियन ईयर पहले पृथ्वी एक जलता हुआ आग का गोला थी, और आग के गोले से जब इसमें शीतलन की क्रिया प्रारंभ हुई, तो इसी शीतलन की क्रिया के परिणाम स्वरूप यहां पर पहली बार लाइफ का जन्म होता है। अर्थात यह जो लाइफ जिसे हम वरदान कह रहे हैं, और वह लाइफ जिसने आज मानव को मानव बनाया, और अब मानव बना रहा है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस मस्तिष्क का उपयोग करके, इस मस्तिष्क की विकास की कहानी कहां से प्रारंभ होती है। चलिए इसे यदि मैं थोड़ा सा डिकोड करूं, तो याद रखें कि जब पृथ्वी पर यह शीतलन की क्रिया हुई, तो शीतलन की क्रिया में ही आप बस इतनी सी बात याद रखिएगा कि जो हमारा मून है ना, यह मून एक्चुअल में पृथ्वी का ही भाग है, अर्थात यह पृथ्वी से ही टूटकर अलग हुआ है। यह बात मैंने क्यों बताई, तो जब शीतलन की क्रिया किसी भी वस्तु में आप करते हैं, तो शीतलन की क्रिया के परिणाम स्वरूप उसमें संकुचन होता है, और संकुचन के परिणाम स्वरूप यहां पर जो ज्वालामुखी उद्गार की कंडीशन है यह होती है। और जब ज्वालामुखी उद्गार पृथ्वी पर हुआ, तो यहां पर याद रखिएगा कि शीतलन की क्रिया के पश्चात पृथ्वी पर एक युग चला था, जिसे क्या नाम दिया जाता है, जिसे नाम दिया जाता है वर्षा का युग। और यह वर्षा का युग क्या लेकर आया था बेसिकली, तो याद रखिएगा इसी के द्वारा पृथ्वी पर सर्वप्रथम निर्माण हुआ था महासागरों का, अर्थात यहीं पर ओशंस का निर्माण आपको देखने के लिए मिलता है। परंतु याद रखें अभी जिन महासागरों का निर्माण यहां पर हुआ, मतलब कि उस समय 4 बिलियन ईयर पहले, क्लियर, तो ये जो महासागर थे एक्चुअल में ये अम्लीय थे, और इनके अम्लीय होने का मेन रीजन क्या था, क्योंकि इस ज्वालामुखी उद्गार से बहुत अधिक मात्रा में निकली थी ग्रीन हाउस गैसेस, और ये जो ग्रीन हाउस गैसें थी यह पृथ्वी के वायुमंडल में फैल गई, और इनमें जो सबसे अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस थी इसको नाम दिया जाता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और जब वर्षा हुई तो पृथ्वी पर शीतलन की क्रिया के द्वारा जिन पर्वतों का निर्माण हुआ था उनके ऊपर से यह वर्षा जल बहते हुए आया, और यह पर्वत में से कुछ माउंटेन्स बने हुए थे एक्चुअल में कैल्शियम से। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने कैल्शियम के साथ मिलकर जो क्रिया की, इससे बना CaCO3, जिसको आप नाम देते हैं किसका, जिसको आप नाम देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। और फिर यही कैल्शियम कार्बोनेट गया एक्चुअल में महासागरों में। और इस समय अब दो बातें आती हैं,
कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना होता है भाई कि यहां पर पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ बाहर अंतरिक्ष से हुआ, यानी कि अंतरिक्ष से कोई उल्कापात आया कि यह थी हमारी पृथ्वी, कोई उल्का पिंड आया और उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया और इस यही उल्का पिंड कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म लेकर आया था जो कि पृथ्वी पर पहले से मौजूद नहीं थे। परंतु कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि एक्चुअल में पृथ्वी पर जीवन का आरंभ सबसे पहले महासागरीय क्षेत्र में हुआ था। और महासागरीय क्षेत्र बना कैसे था, तो उसकी प्रोसेस मैंने ये बताई है कि भाई पृथ्वी पर जब शीतलन की क्रिया हुई तो जो काल चला था वर्षा काल, उस वर्षा काल के कारण यहां पर महासागरों का ओरिजिन हुआ और फिर यहां पर इन्हीं महासागरों में पहले जीवधारी की उत्पत्ति होती है। परंतु ये जो जीवधारी था, आप आवश्यक रूप से ये बात याद रखेंगे कि ना ही ये चल सकता था, ना ही ये बोल सकता था, केवल और केवल ये सरवाइव कर सकता था, कुछ नहीं होता था इसमें। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था और इस ऑर्गेनिज्म को आपके द्वारा क्या नाम दिया जाएगा, तो याद रखें यह है हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, या फिर इसी को बच्चे नाम दिया जाता है, इसी को नाम दिया जाता है एक कोशिकीय जीव। अब ये एक कोशिकीय जीव सरवाइव करना प्रारंभ करेगा और यही कहलाएगा हमारा, यही कहलाता है हमारा पूर्वज। और यही फिर आगे चलकर अर्थात इस 4 बिलियन ईयर की यात्रा के पश्चात यही बनेगा हमारा होमो सैपियन, जो कि आज हम हैं। किस प्रकार, तो चलिए देखिएगा, यहां तक आपकी बात क्लियर है कि भाई 4.3 बिलियन ईयर पहले पृथ्वी में शीतलन की क्रिया हुई, शीतलन की क्रिया के द्वारा फिर यहां पर संकुचन हुआ। अब संकुचन कैसे हुआ, तो किसी भी चीज को जब आप बेसिकली ठंडा करते हैं तो वह सिकुड़ती है और सिकुड़ने के परिणाम स्वरूप उसमें कुछ दरारें आती हैं और जब इसमें दरारें आएंगी तो पृथ्वी के अंदर एक्चुअल में क्या भरा हुआ है। पृथ्वी के यदि आप मेंटल भाग को देखेंगे तो यह मेंटल अर्ध तरल अवस्था में विद्यमान है, अर्थात यह सेमी लिक्विड फॉर्म में विद्यमान है। तो यह मैग्मा बाहर आएगा और जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो इस ज्वालामुखी उद्गार के थ्रू ज्वालामुखी का लावा, राख और विभिन्न प्रकार की विषैली गैसों का जन्म होता है, अर्थात यह वायुमंडल में आती हैं, जिससे जलवाष्पन की क्रिया के द्वारा जिससे जलवाष्पन की क्रिया के द्वारा बादलों का निर्माण हुआ और बादलों ने कराई क्या, वर्षा, और वर्षा के द्वारा यहां पर महासागरों का निर्माण हुआ। परंतु ये जिन महासागरों का निर्माण हुआ ये अम्लीय थे और अम्लीय होने का कारण था ये कि कैल्शियम कार्बोनेट इनमें जा रहा था। इस समय पृथ्वी पर एक जीव विद्यमान था जिसको हम नाम दे रहे हैं एक कोशिकीय जीव, जिसकी उत्पत्ति बेसिकली कहां पर हुई, ये महासागरों में ही जनित हुआ। अब याद रखिएगा कि एक कोशिकीय जीव से फिर जीवन आगे की ओर बढ़ा। किस प्रकार, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का कवर जाकर इन एक कोशिकीय जीवों पर जमता है और इस कवर के निर्माण के द्वारा एक बहिर्कंकाली जीव का निर्माण होता है, जिसको आज आप नाम देते हैं प्रवालता। अब लगभग 50 करोड़ वर्ष तक ऐसा ही चलता रहा कि भाई एक कोशिकीय जीव यह सरवाइव कर रहा था। परंतु याद रखिएगा 3.5 बिलियन ईयर पहले इस जीव में, यानी कि इसकी जो टेन्योर था, इसकी जो अवधि थी कि इसने अकेले ही सरवाइव किया। अकेले सरवाइव करना इतना मुश्किल भी नहीं था। कारण यह था कि पूरी धरा पर, पूरी पृथ्वी पर और इवन महाद्वीपों पर तो जीवन की उत्पत्ति हुई ही नहीं थी। अब यहां पर ये जो एक कोशिकीय जीव था यही भ्रमण कर रहा था महासागरों में, तो इसके लिए सर्वाइवल उतना कठिन था भी नहीं। तो दैट इज वाई यदि यह कहा जाए कि भाई यही जीव सर्वाइव कर रहा था और 50 करोड़ वर्ष इसने पृथ्वी पर सर्वाइव किया, तो कोई ज्यादा बड़ी खास बात नहीं है। परंतु खास बात यह है कि जीव की उत्पत्ति हुई। क्लियर। अब याद रखिएगा कि कई सिद्धांत ये कहते हैं कि यह कैल्शियम कार्बोनेट इसके कवच के ऊपर जाकर जमा, बहिर्कंकाली जीव बना। बहिर्कंकाली जीव के पश्चात ये जो प्रवाल जीव बने थे, इसके ऊपर जो एक पौधानुमा संरचना थी उसने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की, है ना। ये एक अलग चैप्टर है। परंतु यहां पर हम होमो सैपियंस की कहानी को जानना प्रारंभ कर रहे हैं और होमो सैपियंस की कहानी के लिए आपको इनको हटाकर जीव की उत्पत्ति कैसे हो रही है इस पर ध्यान फोकस करना है। जीव की उत्पत्ति, यदि जीवन की उत्पत्ति पूछा जाए, है ना, आपने टाइटल देखा होगा कि एक कोशिकीय जीव से होमो सैपियंस बनने की कहानी, हम इस क्रम में बढ़ रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पहले हुई या फिर ऑक्सीजन पहले आई, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्या कि यहां पर जीवन की उत्पत्ति पहले हुई थी और जीवन की उत्पत्ति किसके रूप में, तो एक वनस्पति के रूप में। और यह वनस्पति इसी एक कोशिकीय जीव के बहिर्कंकाल पर मौजूद दिखाई देती थी, जिसको आज आप जूजेंथली का नाम देते हैं, जो कि प्रवाल के ऊपर होती है। और यही जूजेंथली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इस
प्रवाल को भोजन प्राप्त करती है। अर्थात आपने जो प्रवाल द्वीपों का नाम सुना है ना, जिनका निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है, बस आप उससे इसको डिकोड कर सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि ये वही है, आप इससे उसको समझ सकते हैं। क्लियर? तो देखिएगा, इसने लगभग 50 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर अकर किया, या फिर 50 करोड़ वर्ष तक इसने सरवाइव किया, और वर्तमान से 3.5 बिलियन ईयर पहले इन्होंने एक विशेष क्रिया की, और यह क्रिया भी पृथ्वी पर पहले संपन्न नहीं हुई थी। तो याद रखिएगा कि यह क्रिया क्या थी, कि इन्होंने अपना विखंडन चालू किया। अर्थात यह जो जीव था यह इस प्रकार का दिखता था, इसने अपना विखंडन प्रारंभ किया, और ये कई सेल्स में, यानी कि अपने ही जैसी और कई सेलों को इसने बनाना चालू किया, है ना। और जब इसने यह क्रिया प्रारंभ की तो यह मानव इतिहास की, या फिर यह पृथ्वी के इतिहास की एक बहुत ही अद्भुत घटना थी, है ना। अर्थात इसने अपना विखंडन प्रारंभ किया, और विखंडन के द्वारा अब हुआ क्या कि आप इसको समझ सकते हैं रिप्रोडक्शन के द्वारा, कि भाई यहां पर इसने अपने ही जैसी सेल्स का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। अब यह क्रिया भी बहुत लंबे समय तक चली, परंतु इसी के मध्य में अब आप पाएंगे कि जब इसने अपना लगातार विकास किया ना, तो फिर कुछ समय के पश्चात ये जो विखंडन हो रहा था, अर्थात ये जो सेल्स टूट रही थी, ये आपस में जुड़ने भी लगी। अर्थात यहां पर ये जो पुरानी सेल्स नई सेल्स का निर्माण कर रही थी, है ना, यानी कि एक ओल्ड सेल थी, है ना, यह बना रही थी टूटकर क्या, नई सेल्स। अर्थात यहां पर विखंडन हो रहा था, तो इसमें संचित जानकारी अलग, इसमें संचित जानकारी अलग, इसका डेटा अलग, इसका डेटा अलग, इसका डीएनए कुछ अलग, इसका डीएनए कुछ अलग। क्लियर? यानी कि यहां पर विखंडन हो रहा था, परंतु याद रखिएगा कि अब एक प्रोसेस आएगी जिसके द्वारा, जिसको हम नाम देते हैं म्यूटेशन, है ना। ये म्यूटेशन की प्रोसेस के द्वारा अब ये जो न्यू बने थे, ओल्ड बने थे, है ना, इनमें भी आपस में म्यूटेशन प्रारंभ हुआ, अर्थात ये आपस में संयोजित होना प्रारंभ हुए। तो अब आप जरा गैस करिएगा कि एक ये है कि भाई एक कोशीय सिंगल सेलुलर 1 है ये, और एक ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 है। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इसमें संचित जानकारी, इसमें संचित जानकारी, इसका डेटा और इसका डेटा आपस में मिलकर कोई तीसरा ऐसा डेटा बनाएंगे जो अभी तक किसी को नहीं पता। इसको आप ऐसे समझिएगा कि एक डीएनए को किसी दूसरे डीएनए के साथ जब आप मिलाते हैं तो एक नए गुण धर्म का डीएनए बनकर तैयार होता है। तो यदि हम यहां पर देखें तो याद रखें कि यह क्रिया बहुत लंबे समय तक चली थी, और इवन इसके बारे में कहा जाता है कि यह विखंडन की प्रोसेस लगभग 2 बिलियन ईयर या फिर 2 करोड़ वर्ष 2 करोड़ वर्ष तक यह पूरी प्रक्रिया चली, है ना। अब ईयर के बारे में जानकारी का अभाव इसलिए भी होता है क्योंकि उस समय तक कुछ नहीं था, ये केवल एक गैसिंग है, और यह गैसिंग सबसे सत्य है। दैट इज व्हाई इसको पढ़ा जाता है किसमें, यूपीएससी के ज्योग्राफी के कन्वेंशनल वाले पार्ट में। अब यदि हम यहां पर समझने का प्रयास करें तो यह विखंडन के पश्चात इसमें क्या प्रारंभ हुआ, तो याद रखिएगा अब इसमें प्रारंभ हुआ संयोजन, और जब इसमें संयोजन प्रारंभ हुआ बच्चे, तो फिर यहां से कोई नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आने लगी। अर्थात यहां पर म्यूटेशन के द्वारा इंफॉर्मेशन में डेवलपमेंट आया। अर्थात यहां पर इंफॉर्मेशन एक जीवधारी से दूसरे जीवधारी में ट्रांसफर हुई, और इन दोनों की इंफॉर्मेशन मिलकर किसी नए डेटा की ओर बढ़ी। क्लियर? अब यहां पर ये डेटा क्या है, यह जानकारी क्या है, तो जिसको मैंने बताया आज आप डीएनए नाम दे रहे हैं, वही इनकी जानकारी थी। इनमें ना ही दिमाग था ना ही कुछ था, ये केवल और केवल सर्वाइव कर रहे थे, केवल और केवल तैर रहे थे। अभी तक कुछ भी प्रारंभ नहीं हुआ। अर्थात पहले एक जीव था, जस्ट अ सेकेंड, अर्थात पहले एक जीव था, एक जीव का विखंडन कुछ इस प्रकार से हुआ, 2 जीव बने, और फिर ऐसे कई और अरबों खरबों जीव बने 2 करोड़ वर्षों में, फिर आपस में कोई 2 जीव मिल गए, तो इसके कारण एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ, है ना। यानी कि एक कोशिकीय तो ये था, फिर द्विकोशिकीय से फिर ये बने क्या, बहुकोशिकीय, यानी कि पहले 2 ये एक कोशिकीय जीव जुड़ रहे थे, 2 एक कोशिकीय जीव जुड़कर यहां पर द्विकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। फिर इसमें जब कई और जीव मिल गए, अर्थात ये जो मैंने पीछे फोटो दिखाई है, जब ये आपस में संयुक्त हो जाएंगे तो आपस में संयुक्त होने के कारण और इनका डेवलपमेंट होने के कारण ऐसे ही कई और जीवों का निर्माण होगा। अर्थात अब इसके आगे की घटना, इनके संयोजन से सर्वप्रथम जल में एक जीव का विकास होता है। यानी कि जब इनका संयोजन हुआ तो याद रखिएगा जलखंड में एक जीव का
विकास होता है और इस जीव को आप नाम देते हैं वाटर वॉर्म का। जलखंड में वाटर वॉर्म का विकास हुआ। अब शायद वाटर वॉर्म मतलब कि गर्म पानी नहीं, वो वार्म वाटर होता है ना। यहां पर वाटर वॉर्म किस प्रकार के होते हैं, तो अब मैं आपके सामने एक डायग्राम प्रस्तुत करता हूं। उस एक डायग्राम के थ्रू आप इस पूरी संरचना को अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर? देखिएगा, इसको मैं लास्ट में कंपाइल भी करूंगा। यदि मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूं तो यह है डायग्राम। अब यदि आप इसको देखेंगे तो बच्चे देखिए, यहां पर जिसमें एक सेल्यूलर जीव की बात कर रहा हूं, अर्थात एक कोशिकीय जीव की बात कर रहा हूं, सिंगल सेल्यूलर की, तो यह है ये वाला जीव। क्लियर? अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे आप क्या पाएंगे कि यह जीव आगे बढ़ता जा रहा है। पहले इसमें विखंडन हुआ, विखंडन के द्वारा फिर ये जुड़ने के परिणाम स्वरूप यानी कि संयोजन के परिणाम स्वरूप जो पहला जीव बनकर तैयार हुआ, जिसको वास्तविकता में हम बोल सकते हैं कि यह हमारा पूर्वज था, है ना। ये था वाटर वॉर्म, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से यहां पर देखने के लिए मिलेगा। दैट इज, इसको रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूं। यह है वह जीव वाटर वॉर्म। कैसा दिखाई देता है, तो जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं और जूम कर देता हूं तो आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो पाएगा। यह है हमारा वाटर वॉर्म वाला जीव, है ना, जो कि एक केचुए की माफिक दिखाई दे रहा है। यदि इसको मैं केचुआ बोल दूं तो आप आई थिंक बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यदि हम मैं इसी के नीचे बढ़ाते जाऊंगा, यानी कि जो जो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, मैं यहां पर उन सभी की फोटोज मैं आपके सामने यहीं पर प्रस्तुत करते जाऊंगा। सबसे पहले देखिए, हमने जिस एक कोशिकीय जीव की बात की थी, जिस एक कोशिकीय जीव की अभी भी हम बात कर रहे हैं, वह ये था। जस्ट अ सेकेंड, तो देखिए यहां पर यह बनकर तैयार होता है क्या, एक वाटर वॉर्म। अब याद रखिएगा कि यह जो वाटर वॉर्म बना, अब मैं इसके बाद की स्लाइड ले लेता हूं, है ना। यह जो वाटर वॉर्म बना, यह एक्चुअल में अंधा था, यानी कि यह देख नहीं सकता था। कारण क्या था कि यहां प्रकृति को इसको आंखें प्रदान करने की आवश्यकता भी नहीं थी कि भाई यहां पर और कोई जीवधारी है नहीं, आपको सनलाइट की आवश्यकता है नहीं। सनलाइट की आवश्यकता क्यों नहीं है, या फिर यूं कहा जाए कि इसने सनलाइट को कभी महसूस ही नहीं किया है। कारण यह है कि यह पृथ्वी या फिर महासागर के बिल्कुल कोर पार्ट में, बिल्कुल सतह पर यह निवास करता था। अब याद रखिएगा कि इससे मानव का पूर्वज कहा जाता है और यहां से एक नई जर्नी मानव की प्रारंभ होती है। अब 2 करोड़ वर्ष तक जब इसने सरवाइव किया तो प्रकृति ने इसको धीरे 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 आंखें प्रदान की। कारण क्या था कि यह एक जीव नहीं था जो कि वाटर वॉर्म था, यह एक जीव नहीं था। इसी के समकालीन पूरी धरा पर, पूरी पृथ्वी पर, पूरे महासागरों में और भी कई वाटर वॉर्म थे और यह वाटर वॉर्म अलग अलग तरीके से अपना विकास कर रहे थे। और इसका कारण मेन क्या था, इसका कारण मेन था कि सर अलग अलग स्थानों पर सागर के अंदर अलग अलग प्रकार के जीवों का विकास। कारण यह है कि यहां पर अलग अलग प्रकार की महासागर के अंदर जलवायवीय परिस्थितियां। क्लियर? अब जब ऐसा हुआ तो याद रखें 2 करोड़ वर्ष के पश्चात इसको प्रकृति ने आंखें प्रदान की। आंखें प्रदान करने के पश्चात फर्स्ट टाइम इसने सूर्य के प्रकाश को देखा और जब इसने सूर्य के प्रकाश को महसूस किया तो याद रखिएगा कि इसी समय अंतराल में कुछ और जीव थे जो कि खतरनाक थे, कुछ जीव थे जो कि उतने ज्यादा खतरनाक नहीं थे। परंतु यहां पर माइथोलॉजी की यदि मैं बात जोड़ दूं कि भाई माइथोलॉजी के अनुसार कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो सबसे पहला जीव था यह मत्स्य था, अर्थात मछली थी। यदि माइथोलॉजी की माने या फिर हम भारतीय सभ्यता की माने तो सोचे कि यह कितना विकसित है कि साइंटिस्ट भी इसको प्रूव कर रहे हैं कि हां भाई यह बिल्कुल सत्य बात है कि पृथ्वी पर प्रथम जीव मछली के रूप में उदित हुआ था। तो यहां पर अब याद रखिएगा कि इसी वाटर वॉर्म से बनना चालू होती है या फिर आज की हमको मछली के रूप की आकृति या फिर मछली के रूप का एक जीव दिखाई देता है। इसको आप नाम देते हैं मत्स्य का या फिर इसी को नाम दिया जाता है बच्चे मछली का। अब ये बनी कैसे, तो जरा इस बात को समझिए। जब इसने देखना चालू किया तो देखने के परिणाम स्वरूप इसमें कुछ मेमोरीज भी आई होंगी, अर्थात इसने कुछ घटनाओं को भी देखा होगा, है ना, कि भाई पानी बह रहा है, वनस्पतियां हैं, यहां पर कुछ एक्टिविटी हो रही है, सनलाइट ऊपर से आ रही है। कारण यह था कि इस समय तक ये तैरना जान गया था। अब जब ये तैर रहा था तो इसने जिन एक्टिविटीज को देखा उन एक्टिविटीज को देखिएगा यहां पर। अब इस वाले में आपको आप ध्यान रखिए कि यहां पर इसने तैरना चालू किया और जब इसने तैरना चालू किया तो आमने सामने जो मेमोरीज ये देख पा रहा था, विजुलाइज कर पा रहा था, उनको अपने माइंड में सेटल डाउन करने के लिए और अपनी मेमोरी में बनाए रखने के लिए इसने धीरे धीरे अपने ही अंदर एक दिमाग का भी विकास करना प्रारंभ किया। तैरना सीख गया था, पहले ये रेंगता था,
था, अब ये तैरने लगा, मछली बना और इसने अपने आंखों के पीछे एक दिमाग का विकास करना प्रारंभ किया। ये थी इसकी आंखें और पीछे इसने दिमाग का विकास करना प्रारंभ किया। तो इससे कहा जाता है कि यह फर्स्ट टाइम था जब किसी जीव ने पृथ्वी या फिर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जब किसी जीव ने पहली बार किसी चीज को मेमोराइज किया, अपने अंदर स्टोर किया। क्लियर? और यह कहलाया हमारा क्या? मत्स्य। और यदि आप देखेंगे तो मानव कभी मत्स्य रहा होगा। मैं अपनी पेड क्लास में और जनरली मैं अपने वाईटी की क्लास में भी यह डिस्कस बार बार करता हूं कि मानव एक पशु है। इस पर कई लोगों के प्रश्न खड़े होते हैं, स्टूडेंट के प्रश्न खड़े होते हैं, जो कि स्वाभाविक भी है कि यहां पर यदि मैं मानव को पशु की संज्ञा दे रहा हूं तो उसके सबूत भी देना अनिवार्य है। मानव एक्चुअल में मछली रहा, इसके प्रमाण क्या है? तो जरा आप एक गिलास पानी लीजिए, पानी को ना तेजी से आप आ करते हुए पीजिए, यानी कि मुंह ऊपर करिए और आप तेजी से पानी पीने का प्रयास करिए। आपको ठसका लगेगा और ठसका लगने पर आप खांसेंगे, है ना। एक्चुअल में ये ठसका लग क्यों रहा है? तो आप पाएंगे कि ये जो टॉन्सिल हमारा जहां पर है, इस टॉन्सिल में यदि पानी जाता है तो यहां पर जाने पर हमें ठसका महसूस होता है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि मानव कभी ना कभी इन गलफड़ों के सहारे सांस लिया करता था, अर्थात उन्हीं गलफड़ों का छोटा बहुत भाग आज भी हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। इसी प्रकार यदि आप अपने बैकबोन को लास्ट में छुएंगे, जो कि आपके पुट्ठे के जस्ट ऊपर आएंगी, तो वहां पर आपको एक पूंछनुमा छोटी सी शारीरिक संरचना देखने के लिए मिलेगी। वो इस बात का प्रमाण है कि हमारी पूंछ हुआ करती थी। क्लियर? ऐसे ही कई प्रमाण और भी कई प्रमाण आपको अपने शारीरिक गतिविधियों, शारीरिक बनावट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। दैट इज व्हाई मैं पेड क्लास में बार बार बोलता हूं ये बात, और अपनी क्लासेस में ये बात बार बार दोहराता हूं कि मानव एक पशु है। आई थिंक उसका आंसर आज आपको मिला होगा। तो अब देखिएगा कि इस मछली से अब किस प्रकार एक जीव की उत्पत्ति हो रही है। तो देखिए, यहां ऐसा तो था नहीं भाई कि केवल और केवल एक ही प्रकार की मछली थी। मैंने बताया यदि वाटर वॉर्म थे तो ये वाटर वॉर्म से हम तो मान रहे हैं कि ये वो जीव है जिनका विकास हुआ, परंतु यदि आप देखोगे तो इससे गाय यानी कि मानव के अलावा, मानव यदि बंदर से जन्मा है तो बंदर कैसे बच गए? मतलब कि कुछ का विकास हुआ, कुछ का विकास नहीं हुआ, है ना। अब इसी प्रकार याद रखें कि कुछ जीवों का विकास हुआ, है ना, तो मछली बनी, है ना, यानी कि कुछ वाटर वॉर्म मछली बन गए। इसी प्रकार से कुछ वाटर वॉर्म का अति उद्विकास भी तो हुआ होगा, और अति उद्विकास के कारण ये बड़ी मछली बने होंगे, और इन बड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को खाना प्रारंभ किया होगा। यानी कि हम जो बोल रहे हैं कि यहां पर मत्स्य आए, मछलियां आई, तो याद रखिएगा कि इन्हीं के समकालीन कुछ और मछलियां थीं जो कि वास्तविकता में मांसाहारी थीं, और इन्हीं मांसाहारी जीवों से बचने के लिए इन मछलियों ने अपनी जो स्किन थी इसको कठोर करना प्रारंभ किया, यानी कि इनकी स्किन धीरे धीरे कठोर होने लगी। अब आप जरा बताएं कि यदि आपका दुश्मन किसी जंग की तैयारी कर रहा है तो क्या आप नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं भाई। यहां पर जो दिमाग इनके पास था वही दिमाग उन मांसाहारी मछलियों के पास भी तो था, तो उन्होंने भी अपने आप में डेवलपमेंट करना प्रारंभ किया, अपना जबड़ा स्ट्रांग किया। अब उन जीवों से बचने के लिए इन मत्स्यों ने एक्चुअल में सहारा लिया किसका? इन मत्स्यों ने सहारा लिया उथले सागर का। कारण यह था कि भाई ये मांसाहारी नहीं थे, है ना। अभी तक ज्ञात प्रमाण ये कहते हैं कि ये मांसाहारी नहीं थे, और इन्होंने अपना आवास बनाया किसे? इन्होंने आवास बनाया अपना उथले सागर को, अर्थात उथला सागर इनका प्रमुख आवास बनकर तैयार होता है। अब जब उथला सागर यहां पर होता है तो याद रखें कि इनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। क्लियर? अब ऑक्सीजन की कमी क्यों महसूस हुई, कैसे हुई? तो यह सिद्धांत ये बताता है कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वायुमंडल में यह फर्स्ट टाइम था, और यह पहली घटना थी, और इसे अभूतपूर्व घटना कहा जाता है, और यह सबसे इंपॉर्टेंट घटना मानी जाती है पूरे इस जीवन के इतिहास की, कि यहां पर इस मछली ने पहली बार अपना मुख कहां निकाला? पहली बार अपना मुख पानी से बाहर निकाला, और आप पाएंगे कि धीरे धीरे जब इसने पहली बार पानी से मुख बाहर निकाला, ऑक्सीजन को ग्रहण किया, ऑक्सीजन को ग्रहण करके ये वापस से पानी में आ गई। कहां? उथले सागर में, क्योंकि निचले सागर में तो क्या थे? मांसाहारी मत्स्य थे, और ये मांसाहारी मत्स्य शिकार किया करते थे इन्हीं का। अब ऐसा नहीं होगा क्या कि जब ये मत्स्य उथले सागर में आएंगे तो पीछे से यह मांसाहारी मत्स्य भी तो आएंगे? तो यहां पर याद रखिएगा कि यही मत्स्य जीव बाद में, जस्ट अ सेकेंड,
ना यही मत्स्य जीव फिर धीरे 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 आप पाएंगे कि उथले सागर में विद्यमान हुए। और जब ये मत्स्य जीव धीरे धीरे उथले सागर में विद्यमान हुए तो फिर एक टाइम आया कि इनमें फेफड़ों का विकास, यानी कि पहले जो गलफड़े हुआ करते थे अब वो डेवलप होने लगे किसमें, फेफड़ों में। और जब इनमें फेफड़ों का विकास हुआ तो फिर आप पाएंगे, यानी कि आवास जब इनका उथला सागर था तो महासागरों से महाद्वीपों में आने के परिणाम स्वरूप फेफड़ों का विकास, और फेफड़ों के विकास के द्वारा यहां पर एक जीव का विकास होता है जिसे हम नाम देते हैं उभयचरी जीव। क्लियर, यहां पर विकास हुआ उभयचरीय जीवों का। परंतु इस घटना के पश्चात अब देखिएगा कि उभयचरी जीव बेसिकली वो जीव होते हैं जो कि जलखंड और स्थलखंड दोनों में ही निवास कर सकते हैं। परंतु यहां याद रखें कि जब आप पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे और भूगर्भिक इतिहास के अकॉर्डिंगली यदि हम इसको समझने का प्रयास करें, यानी कि इसी का हम दूसरा डायमेंशन निकालते हैं, तो पृथ्वी पर कई प्रकार के युग आए हैं। मत्स्य युग, उभयचरी जीवों का युग, डायनासोर का युग, और जो वर्तमान में है इसे कहा जाता है होमो सैपियंस का युग। तो ऐसे कई युग आए हैं। याद रखें कि यहां पर जब मत्स्यों का अति विकास हुआ तो इसे कहा गया मत्स्य युग, और इसी युग में उभयचरी जीव आए। तो अगला युग होगा किसका, उभयचरी जीवों का, अर्थात यही मत्स्य अब पूर्णतः निवास करने लगेंगे कहां पर, स्थल खंड में। और इन्हीं को बाद में क्या कॉल किया जाएगा, मैमल्स। यानी कि यहां पर मैमल्स बनकर तैयार हुए जब हमने पूर्णतः, यानी कि यही उभयचरी जीव पूर्णतः आवासित हो गए या फिर इनका पूर्णतः आवास हो गया स्थल खंड में। अब एक बात एसेंशियल रूप से याद रखें, पूर्णतः आवास स्थल खंड में हुआ, और जब स्थल खंड में हुआ तो यहां पर एक खतरनाक बात ये, और याद रखने वाली बात ये कि हम ही नहीं थे जो कि स्थल खंड में निवास कर रहे थे। यहां पर और भी जीव थे जो कि स्थल खंड में या तो पहले से विद्यमान थे या फिर यह हमारे ही समकालीन विकास की क्रिया के चलते स्थल खंड की ओर पलायनित हुए थे। और जब यहां पर ये स्थल खंड की ओर आए तो बच्चे याद रखिएगा, अब यहां से एक रियल वॉरियर की कहानी चालू होती है कि यहां पर अब हमारे पूर्वज अपने सर्वाइवल के लिए जंग लड़ना प्रारंभ करते हैं। कारण क्या है कि यहां भोजन की कमी थी। भोजन की कमी उनके लिए थी जो कि मांसाहारी जीव थे, भोजन की कमी उनके लिए नहीं थी जो कि उथले सागर में तैरकर ही आए थे इन मांसाहारी जीवों से बचने के लिए। तो याद रखिएगा कि अब इस सर्वाइवल की कहानी ने इनको, या फिर इस सर्वाइवल की प्रोसेस ने इनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया। कारण क्या था कि अभी ये चल रहे थे एक्चुअल में किससे, अभी तक इनका जो चलन था यह एक्चुअल में हो रहा था, जस्ट अ सेकेंड, यह एक्चुअल में हो रहा था, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं अपनी सहूलियत के लिए, ये केवल और केवल इन चार पैरों पर चल रहे थे। तो इनकी जो फाइट होती थी भोजन के लिए किसी और व्यक्ति से, जरा फिल्मी वे में आप समझने का प्रयास करें कि यदि भोजन के लिए लड़ रहे हैं तो आपने बैल को लड़ते हुए देखा है, सींग का प्रयोग करता है, कुत्ते को लड़ते हुए देखा है, अपने जबड़ों का प्रयोग करता है और अपने आगे वाले पैरों का प्रयोग करता है। कारण क्या है, ये दो पैर पर खड़ा नहीं हो सकता। क्लियर, यदि आपने बिल्ली को थप्पड़ मारते हुए देखा होगा तो यह अपने आगे वाले पंजे से मारती है, पीछे वाले से नहीं मारती। कारण क्या है कि ये आगे वाले पंजे उसका मेन सोर्स होते हैं, अर्थात ये उनके लड़ने की क्षमता को विकसित करते हैं। तो यदि हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करें तो याद रखिएगा कि ये जो जीव दिख रहे हैं आपको, एक्चुअल में ये अपने जबड़े के द्वारा लड़ा करते थे, और जबड़े के द्वारा लड़ने के परिणाम स्वरूप अब इनके पास ये रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई ये साइज में भी बड़े दिखें। और जब इन्होंने अपना साइज विकास के साइज को बढ़ाना प्रारंभ किया, अर्थात ये साइज को बढ़ाएंगे कैसे, तो ये अपने खान पान के द्वारा अपने साइज में वृद्धि करेंगे। और दूसरी बात कि जब ये जलखंड से स्थलखंड में आए थे तो जलखंड में सूर्य का प्रकाश उतना अधिक विद्यमान नहीं था, परंतु जब ये स्थल खंड में आए तो सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश इन पर पड़ रहा था, जिसके प्रभाव से, जिसके नेगेटिव इंपैक्ट से बचने के लिए इन्होंने अपनी स्किन को मोटा करना प्रारंभ किया। और जब स्किन को मोटा करना प्रारंभ किया तो इन्होंने खाना प्रारंभ किया, इनको अपने ऊपर चर्बी की एक लेयर बनाना इन्होंने प्रारंभ की। और जब इन्होंने चर्बी की लेयर बनाना प्रारंभ की तो यही चीज कोई और जीव भी कर रहे थे, इनमें फाइट हो रही थी। और फिर धीरे 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 आप पाते हैं कि इनका जबड़ा स्ट्रांग होता है, इनका साइज बढ़ता है, ये फिजिकली फिट होते हैं, और फिजिकली फिट तो ये सर्वाइवल भी कर पाते हैं। अर्थात यहां पर इनके आकार में आपको धीरे धीरे वृद्धि देखने के लिए मिली। और इस प्रोसेस को कहा जाता है जेनेटिक न्यूट्रिशन, है ना। कि भाई यदि आपसे जेनेटिक न्यूट्रिशन कभी आपने वर्ड सुना हो तो याद रखिएगा, इसका मतलब है वह प्रक्रिया जिसने हमारे जेनेटिक में बदलाव लाया, इसी को कहा जाता है जेनेटिक न्यूट्रिशन। अर्थात इसके द्वारा हमारी बॉडी और साथ में
हमारे जबड़ों का विकास होना प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा कि यदि आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार। जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहां पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार। ठीक है, अब यदि ये चैनल ना मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं लिंक प्रोवाइड वहां पर करा दूंगा। ये है मेरे चैनल का नाम। चलिए भाई, सर्च कर लीजिएगा, वहां पर आपको अभी तक के जितने भी वीडियोस हुए हैं उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए एक बार यदि हम इसको प्रारंभ करें तो ये जो जेनेटिक न्यूट्रिशन था एक्चुअल में यहां तक सब सही चल रहा था, यानी कि यहां पर हम सरवाइव कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, परंतु सब कुछ सही चल रहा था। परंतु एक टाइम ऐसा आया कि नेचर ने फट से सब कुछ चेंज कर दिया, है ना। और ये टाइम क्या था, तो याद रखिएगा कि साइबेरिया का एक क्षेत्र है, और साइबेरिया लोकेटेड कहां आता है, तो देखिएगा कि यदि मैं अफ्रीका को ड्रॉ करना चाहूं तो अफ्रीका को मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूं भाई, तो एक्चुअल में ये जो पूरी घटना घटित हो रही है ना, यह इसी पार्ट में घटित हो रही है ना। यानी कि मोटे मोटे आधार पर यदि हम देखें तो इस पार्ट में आपको यह घटना घटित होती हुई मिलती है। इसके अलावा यदि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो एक्चुअल में ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, अर्थात ये है साउथ ईस्ट एशिया वाला क्षेत्र, ये है साउथ चाइना सी। और जब आप ऊपर की ओर आते हैं तो यहाँ पर कोरियन कंट्रीज, ऊपर की ओर कामचटका पेनिनसुला, है ना। अब ये वाला जो साइबेरिया वाला रीजन आपको देखने के लिए मिल रहा है, इस क्षेत्र में एक घटना घटित हुई, और इस घटना को क्या कहा गया, तो याद रखिएगा यहां पर ज्वालामुखी का उद्गार प्रारंभ हुआ साइबेरिया वाले क्षेत्र में। और जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो याद रखें कि यहां से बहुत अधिक मात्रा में लावा और साथ में विषैली गैसों का जनन हुआ। अब ये विषैली गैसों ने एक्चुअल में किया क्या, तो कुछ नहीं, सूर्य से आने वाले लघु तरंग विकिरण को दीर्घ तरंग विकिरण के फॉर्म में रिवर्स तौर पर वायुमंडल में नहीं जाने दिया। अर्थात ये गैसें क्या थी, ग्रीन हाउस गैसें। और इस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी का वायुमंडल था, वह वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा, अर्थात वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि आपको देखने के लिए मिली। और जब वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हुई तो इसके परिणाम स्वरूप जितने भी जीवधारी पृथ्वी पर विद्यमान थे, जितनी भी ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर विद्यमान थे, उनमें से लगभग 95% जीवधारियों का विनाश हो जाता है। अर्थात 95% ऑर्गेनिज्म पृथ्वी से खत्म हो जाते हैं। अब देखिएगा कि अब इन 95 खत्म हो चुके हैं, बचे हुए कितने, केवल 5%। अब इन 5% ने किस प्रकार सरवाइव किया हुआ, आप इस बात को जान सकते हैं कि इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमें इस कंडीशन तक पहुंचाने में, है ना। अर्थात यहां पर अब ये जो 5% जीवधारी बचे, मैं इनका नोट डाउन यहां पर करता हूं, है ना। तो यहां पर मैं 5% जीवधारियों से प्रारंभ करूंगा कि 5% जीवधारी जो प्रारंभ बचे हुए थे, इनमें जीवन का आरंभ एक्चुअल में कैसे हुआ। देखिएगा उल्कापात हो गया, सब कुछ हो गया, 5% जीवधारी बचे। अब इन 5% जीवधारियों में सबसे पहले तो याद रखें कि 5 वर्ष का समय लगा, 5 वर्ष पश्चात सब कुछ सामान्य हो गया। और जब 5 वर्ष पश्चात सब कुछ सामान्य हो गया तो इसमें अब यह जीवधारी बाहर आए, अर्थात इन्हीं जीवधारियों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। और ये जो जीवधारी थे एक्चुअल में याद रखिएगा, इस समय जिस मानव की हम बात कर रहे हैं यह एक बिल्ली के जैसा दिखता था। यदि आप इस डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करें तो एक्चुअल में यह कुछ इस प्रकार का आप पाएंगे कि नजर आता है, ये इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलता है, ये एक बिल्ली की माफिक, है ना। अब होता यह है एक्चुअल में घटना ये घटित होती है, सॉरी ये वाला नहीं है ना, ये नहीं है भाई, ये है, ये जो पीछे आपको मोटा सा इंसान दिख रहा है ना, ये एक बिल्ली के फॉर्म में दिखता था। अब हुआ ये कि ये बाहर आए, है ना। बाहर कहां से आए, तो बिल बनाकर एक्चुअल में रह रहे थे, ये अपना आकार इन्होंने छोटा कर लिया था, इसीलिए बच पाए थे। अब असल में ये घटना घटित हुई कि जैसे ही 5 वर्ष के पश्चात सबको सामान्य होता है ना, तो ये बाहर आते हैं। बाहर जैसे ही आते हैं तो इनको मालूम चलता है कि भाई पृथ्वी पर हम ही नहीं हैं जो कि जीवित हैं, अपितु पृथ्वी पर एक और विशालकाय जीव जीवित है। आई थिंक आप गैस कर पाए कि यहां पर अब डायनासोर्स का भी प्रादुर्भाव हो जाता है। अब इस बिल्ली के सामने
सामने अर्थात बिल्ली नुमा आकृति के मनुष्य के सामने यह समस्या थी कि डायनासोर से स्वयं को बचाए। और याद रखिएगा, डायनासोर से बचाने के लिए इसने स्वयं को कहां रहने की आदत डाली, यानी कि पहले भी यह बिल में रहता था परंतु उतना हैबिचुअल नहीं था। अब इसने स्वयं को पूर्णतः बिल में रहने की हैबिट डाली और इसके लिए आवश्यक यह था कि यह डायनासोर से बचे। इसके लिए आवश्यक यह था कि इसका आकार छोटा हो और छोटा हो साथ में खोदने की क्षमता हो। तो अब जो हम हैं अर्थात जो मानव है यह बनकर तैयार होते हैं क्या, एक छछूंदर। यानी कि यदि आप एक चूहे को देखते हैं तो चूहे का ही एक और रूप आप पाते हैं कि यह छछूंदर होती है। तो मानव ने अपना आकार छोटा किया, आकार छोटा करते हुए अब यह एक बहुत ही सूक्ष्म जीव या फिर बहुत ही छोटे जीव के रूप में आपको देखने के लिए मिला। क्लियर। अब इसके पश्चात हुआ ये कि धीरे 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 यहां पर नेचर ने भी अपना काम किया, मानव अपना काम कर ही रहा था, परंतु यहां पर बॉडी में कुछ चेंजेस आना भी हमें प्रारंभ हुए। जैसे कि बॉडी में हेयर्स आए, है ना, और इन हेयर्स ने हमारे लिए किसका काम किया, तो एक्चुअल में इंसुलेशन का। यदि आप अभी भी देखेंगे तो शीतकाल के समय आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये रोंगटे क्यों खड़े होते हैं, तो एक्चुअल में जो हमारे पूर्वज थे उनकी यह विशेषता थी कि शीतकाल में जो बाल खड़े होते हैं वह इंसुलेशन का काम करते हैं, ठंड को शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते, जिससे हमारा जो टेम्परेचर है यह नियत बने रहता है। क्लियर। यानी कि उस समय के जो प्रमाण हैं, जिसको मैंने एक गलफड़ा नाम दिया, एक को मैंने पूंछ नाम दिया टेल, और यहां पर ये जो थर्ड है कि जो रोंगटे खड़े होते हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि यह थ्योरी सही है। क्लियर। कि यहां पर मानव में कुछ ना कुछ गुण ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि इस थ्योरी को सत्यापित करते हैं। क्लियर। और यहीं पर हमने जीवन को बचाने के लिए कुछ इंद्रियों का भी विकास करना प्रारंभ किया। जैसे कि अब भाई हम बाहर तो आते थे, ऐसा तो है नहीं कि हम 24 घंटे बिल में ही रहे, है ना, हम बाहर आते थे और पहले दिन रात की अवधि भी इतनी नहीं थी। जब हम बाहर आए तो बाहर एक्चुअल में कोई हम पर हमला तो नहीं कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए और साथ में हम अलर्ट होते हुए बहुत से काम करते थे। यानी कि हमारी जो इंद्रियां थी यह सचेत होना प्रारंभ हुई। हमने अपने इंद्रियों को बहुत ज्यादा एक्टिव किया जो अन्य जीव नहीं कर पा रहे थे। तो यहां पर इंद्रियां एक्टिव होना प्रारंभ हुई। और जब हमारी इंद्रियां एक्टिव होना प्रारंभ हुई तो याद रखिएगा, हमने अपनी संतति को इन मांसाहारी जीवों से बचाने के लिए अपनी बॉडी में भी कुछ चेंजेस लाए। जैसे कि अभी तक ये जितने भी जीवधारी आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी जीवधारी अंडे दिया करते थे, यानी कि अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए ये अंडे दिया करते थे। परंतु यहां पर अब हमने एक सर्वाइवल की थ्योरी के अनुसार या फिर एक सर्वाइवल के अनुसार अपने अंदर ही, अपनी कोख में ही बच्चे को पालना प्रारंभ किया। और यदि आप देखेंगे तो हमने जैसे जैसे बच्चे को पालना प्रारंभ किया तो एक निश्चित समयावधि के पश्चात उसको जन्म देना प्रारंभ किया। और जब हमने उसको जन्म दिया तो हम डायरेक्टली एक ऐसे जीव को जन्म देते थे जो कि पूर्ण विकसित था। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जिस जीव को जन्म दिया जाता है, यानी कि मानव जिस संतति को उत्पन्न करता है, वो एक्चुअल में अल्प विकसित होती है। जरा आप ध्यान से देखिएगा कि मानव ही एक ऐसा जीव है या फिर मानव ही एक ऐसा पशु है जो कि अल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। अल्प विकसित का मतलब कैसा भाई, यहां पर विकलांगता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं फिजिकल डिसेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर विकलांगता का अभिप्राय है कि यदि आप मानव को देखेंगे तो मानव ही एक ऐसा जीव है जो कि पैदा होने के, जन्म लेने के लगभग 1 से 1.5 वर्ष के पश्चात चलना सीखता है। अन्य सभी जीवधारियों को आप देखें तो एक्चुअल में यह जन्म लेने के लगभग घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन पश्चात चलने लगते हैं। चाहे वो गाय का बच्चा हो, चाहे वो बैल का बच्चा हो, चाहे हाथी का बच्चा हो, या फिर चाहे वो चिड़िया का तो नहीं, हाँ, यानी कि जितने भी जीवधारी आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से 90% के जो संततियां हैं वो जन्म लेने के बहुत ही कम समय के अंतर में चलना प्रारंभ कर देती हैं। पर मानव क्यों नहीं कर पाता, इसका भी रीजन आगे आने वाला है कि एक्चुअल में क्यों मानव ने फिर एक अल्प विकसित या फिर अर्ध विकसित जीव को जन्म देना चालू किया। तो देखिएगा कि अब यहां पर मानव पहुंच चुका है आगे तक। अब इस घटना में इंद्रियां एक्टिव हुई और इंद्रियां एक्टिव होने के कारण इसने अपने बच्चों को कोख में रखना प्रारंभ किया और डायरेक्टली इसने किसको जन्म दिया, तो डायरेक्टली अपने जैसे दिखने वाले जीवों को जन्म देना प्रारंभ किया, अर्थात अपने जैसे जीवों की या फिर अपने जैसी संतति की उत्पत्ति की। और इसीलिए तो यदि आप देखेंगे तो देखिए अभी जो जितने भी संततियां उत्पन्न होती हैं उनको फीडिंग कराई जाती है। और यदि इस फीडिंग की हम बात करें तो एक्चुअल में क्या ये पहले हुआ करता था?
जी नहीं, एक्चुअल में जब यह घटना घटित हुई उसी के पश्चात ये जो फीड ग्लैंड्स थी ये मेमोरी ग्लैंड्स में परिवर्तित हुई, जो कि एक कोशिकीय जीव से इस फीड ग्लैंड तक की ये जो कंडीशन आई, ये जो ट्रैवलिंग, ये जो यात्रा आपको देखने के लिए मिली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा थी। और इसी यात्रा के कारण आज हम इंसान बन पाए हैं, यानी कि यह एक अमूल चूर्ण परिवर्तन था इस पूरी की पूरी यात्रा का। और यह घटना कब घटित हुई, याद रखें, यह वर्तमान से लगभग 65 मिलियन ईयर पूर्व की घटना मानी जाती है कि 65 मिलियन ईयर पूर्व से हमने अपने जैसे दिखने वाले जीवों को जन्म देना प्रारंभ किया। परंतु याद रखें कि नेचर जब भी न्यू क्रिएशन करती है तो पहले पुराने क्रिएशन को पूरी की पूरी तरह नेस्तनाबूद करती है। ठीक उसी प्रकार कि यूपीएससी की जर्नी में जब आपको लगता है कि भाई अब नहीं हो सकता है, याद रखिएगा अच्छा समय नजदीक है। ये रियल लाइफ में भी वर्क करता है और नेचर्स लॉ तो ये है ही। और यदि नेचर्स लॉ की हम माने तो याद रखिएगा अब ये जो न्यू क्रिएशन आया था, अब न्यू क्रिएशन आ चुका है, अब ओल्ड क्रिएशन समाप्त होगा। अर्थात इसी समय आप देखते हैं कि अंतरिक्ष से एक उल्का पिंड आकर पृथ्वी पर गिरता है, जो कि लगभग माउंट एवरेस्ट जितना था। और यह कहां आकर गिरता है, तो यदि आप यदि आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यह है मैक्सिको की खाड़ी, ऊपर जाते हैं तो दैट इज हडसन की खाड़ी या फिर हडसन बे। जब आप और आगे की ओर जाएंगे तो यहां पर ये जो मैक्सिको की खाड़ी वाला एरिया नजर आ रहा है, यहां पर एक उल्का पिंड आकर गिरता है। और इसी उल्का पिंड के परिणाम स्वरूप जो ज्वालामुखी घटना है वह प्रारंभ होती है। और ज्वालामुखी घटना प्रारंभ होने के परिणाम स्वरूप अब पूरी की पूरी पृथ्वी पर केवल और केवल ज्वालामुखी का लावा, ग्रीन हाउस गैसेस और ये विषैली गैसें ही आपको दिखाई देती हैं। इस पूरी क्रिया ने पृथ्वी से उन सभी जीवों को नष्ट कर दिया जो कि बहुत बड़े आकार के थे या फिर जो कि शिकार किया करते थे, यानी कि कुल मिलाकर ऐसे जीव जो कि बिल बनाकर नहीं रह सकते थे। ठीक है, यानी कि यहां पर हम क्या मानते हैं कि भाई इस प्रक्रिया के थ्रू पूरे के पूरे डायनासोर का विनाश हुआ। यहां पर आप यह भी मान सकते हैं कि मानकर चलें कि डायनासोर ने लगभग 45 मिलियन ईयर तक इस पृथ्वी पर राज किया। ये डायनासोर कुछ ही सालों में किस प्रकार समाप्त हो गए, तो याद रखिएगा ये यही थ्योरी है कि एक्चुअल में उल्कापात हुआ और उल्कापात के द्वारा ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई और इसी ज्वालामुखी क्रिया के घटित होने के परिणाम स्वरूप ही ये डायनासोर कुछ ही समय में समाप्त हुआ। इसका मेन रीजन ये था कि ये जो डायनासोर थे ये एक्चुअल में कोल्ड ब्लडेड एनिमल थे और इन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के लिए सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज सनलाइट। कारण यह है कि इनको अपने शरीर का तापमान नियत बनाना है और यदि सनलाइट इन्हें नहीं मिल पाएगी तो यह सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो इससे निकली हुई विभिन्न प्रकार की गैसों ने, विभिन्न प्रकार की राख ने पूरे के पूरे आवरण को घेरा, यानी कि पृथ्वी के बाहर एक आवरण का निर्माण किया। इस आवरण के द्वारा सूर्य का प्रकाश बाधित हुआ और जब सूर्य का प्रकाश बाधित हुआ तो तापमान गिरा और जब तापमान गिरा तो ऐसे जीव जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल थे ये सरवाइव नहीं कर पाए और इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे डायनासोर जिन्होंने 45 मिलियन ईयर तक पृथ्वी पर राज किया था ये लगभग 2 या 3 वर्षों में समाप्त हो गए। यह क्रिया थी ये वाली। क्लियर। अब यहां पर कुछ और जीव, यानी कि यहां पर अब बचे कौन से जीव, वे जीव जो कि बिल बनाकर रह रहे थे, परंतु यहां पर भी इनकी समस्या समाप्त नहीं हुई क्योंकि इस महाप्रलय में तो सब कुछ नष्ट हो गया था ना। और जब इस महाप्रलय में सब कुछ नष्ट हो गया तो हमारे खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो बेसिकली एक लाइन आती है जब आप एनवायरनमेंट पढ़ते हैं और जब आप विभिन्न प्रकार की थ्योरीज का अध्ययन करते हैं कि मानव अभी तक इसलिए है या फिर मानव अभी तक सर्वाइव इसलिए कर पा रहा है क्योंकि पृथ्वी पर एक जीव थे जिनको कहा जाता है कॉकरोच। और यह बात क्यों आती है, क्योंकि याद रखें कि यहां पर जो जीव थे एक्चुअल में इन्होंने, वे जीव जिन्होंने डायनासोर से बचने के लिए अपना आकार छोटा किया था, अब ये जीव उन छोटे मोटे जीवों को खाकर या फिर उन रेंगने वाले जीवों को खाकर जो कि इनके समकालीन ही जीवित बच गए थे उनको खाकर अपना जीवन यापन करते थे। और इनमें सबसे प्रमुख था कॉकरोच, क्योंकि यह उस समय भी आकार में छोटा था और इस समय भी आकार में छोटा है और इसीलिए कहा जाता है कि कॉकरोच डायनासोर के समकालीन है। यानी कि यहां पर जब आप देखेंगे तो
इसकी तुलना डायरेक्टली डायनासोर से आपको इसीलिए होती हुई मिलती है इकोलॉजी वाले सेक्शन में। यानी कि जब आप किसी थ्योरी को पढ़ते हैं, लाइक डार्विन की थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये सभी बातें देखने के लिए मिलेंगी। अब हुआ ये कि इस महाप्रलय के लगभग 5 वर्ष के पश्चात सब कुछ सामान्य होता है, और जब सब सामान्य होता है तो याद रखिएगा इसी प्रक्रिया के थ्रू अब पेड़ों पर क्या आना चालू होते हैं, फल फूल ये सब उगना चालू होते हैं। और जब पेड़ों पर फल फूल आना चालू होते हैं, अर्थात फल और साथ में यानी कि कुल मिलाकर जो वृक्षावरण था यह वापस से सही होता है। और इस वृक्षावरण के तहत याद रखिएगा बच्चों कि एक्चुअल में ये फिर जीव बाहर आते हैं अपने बिल से, और फिर इन वृक्षों पर से फलों को तोड़ने के लिए ये आगे बढ़ते हैं। और फिर यहां पर इनमें एक परिवर्तन होता है कि ये छोटे जीव से फिर से अपना आकार बड़ा करते हैं, और चूंकि ये पेड़ों पर चढ़ रहे होते हैं तो इनकी पकड़ मजबूत होती है और धीरे धीरे इनका ये शेप आपको देखने के लिए मिलता है। अर्थात ये धीरे धीरे अब अपने आकार में वृद्धि करेंगे, आकार में वृद्धि के कारण साथ ही ये अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे, इनकी पूंछ की लंबाई बढ़ेगी। कारण ये है कि जब ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाएंगे तो उसमें यह बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। इज दैट क्लियर? तो यहां पर फिर कहा जाता है कि यह पहली बार था जब किसी मानव ने या फिर किसी जीव ने वृक्ष को अपना घर बनाया, परंतु यह भी बहुत समय तक नहीं चला। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन एक संघर्ष का नाम है, कि भाई संघर्ष हम कब से करते आ रहे हैं, और आज भी यदि आप देखेंगे तो यही मानव आज भी अपना विकास कर रहा है, लगातार एक नए मार्ग की खोज में रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका उदाहरण है। और यदि इसी क्रम में हम चलें तो याद रखिएगा कि यहां पर एक और अफ्रीका महाद्वीप में एक और घटना घटित हुई कि भाई जो 2 प्लेटें हैं, अब चूंकि मैंने प्लेट विवर्तनी की पढ़ा दी है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर ना, 2 प्लेटें हैं, अर्थात दैट इज पहली आती है अफ्रीकन प्लेट और दूसरी आपको देखने के लिए मिलेगी दैट इज अरेबियन प्लेट। इन दोनों में अपसरण की क्रिया हुई और अपसरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप फिर से यहां पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। देखिए ज्वालामुखी उद्गार कितने बार हुआ, तो पहली बार तो साइबेरिया के कारण हुआ, दूसरी बार उल्कापिंड के कारण हुआ, और तीसरी बार आप पाएंगे कि अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट में अपसरण के कारण आपको यह देखने के लिए मिला। इसमें से इस तीसरी बार में घटना यह हुई कि इसने पूरे के पूरे संबंधित क्षेत्र के जो वृक्षावरण था उसको सुखा दिया, अर्थात टेम्परेचर में परिवर्तन हो गया, संबंधित क्षेत्र की जितनी भी जलवायु दशाएं थी उनमें परिवर्तन हो गया, वृक्ष सूख गए। और जब ये सब कुछ घटना घटित हुई तो यह पहली बार अब पुनः यहां पर वह मानव जो कि एक्चुअल में पेड़ों पर निवास कर रहा था ये आया धरती पर और इसने अपने पैरों पर चलना प्रारंभ किया। अब देखिएगा कि यह वही मानव है जो कि एक्चुअल में पेड़ों से उतरकर अब कहां आ गया है, पेड़ों से उतरकर यह वापस से आ गया है जमीन पर, और यह कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलता था। यह वह जीव थे जो कि पेड़ों पर निवास करते थे और यह आ गया है अब धरती पर। अब धरती पर रहने में भी एक समस्या यह थी कि भाई इसी के समकालीन कुछ और शाकाहारी मांसाहारी जीव विद्यमान थे, यह इनका शिकार भी करते थे। मैंने बताया कि यह जीव एक्चुअल में पेड़ों पर निवास इसलिए करते थे क्योंकि वहां पर फूल पत्तियों को ये खाते थे, मतलब कि दैट इज ये शाकाहारी थे। अब इन्हीं में से फिर धीरे धीरे जब ये घटना हुई कि अफ्रीकन प्लेट और ये अरेबियन प्लेट में अपसरण हुआ जिसके कारण ज्वालामुखी उद्गार हुआ और फिर से पेड़ सूखने लगे, तो फिर धीरे धीरे आप पाएंगे कि इसने मांसाहार की ओर पलायन किया। और जब इसने मांसाहार की ओर पलायन किया तो इसी में से कुछ जीव शाकाहारी बन गए, इन्हीं में से कुछ जीव मांसाहारी बन गए। बेसिकली जो अफ्रीका महाद्वीप के आसपास यह घटना घटित हो रही थी, यह जीव मांसाहारी की कैटेगरी में लाए गए। इसका मेन कारण क्या था? क्योंकि यहीं पर तो यह था और इसके अलावा कुछ था ही नहीं, तो इसने शिकार करना भी प्रारंभ अपने लेवल पर किया। अभी होमो हैबिलस नहीं आया, यहां पर इसने अपना शिकार करना प्रारंभ किया है। और यदि इस कंडीशन के हिसाब से हम देखें तो जेनेटिक न्यूट्रिशंस के कारण इसमें कुछ चेंजेस भी आए, है ना। जैसे कि जेनेटिक न्यूट्रिशंस क्या होता है, तो परिस्थितियों के अनुसार जब ये चेंजेस आते हैं तो इसको कहा जाता है जेनेटिक न्यूट्रिशंस, अर्थात जो इसकी आवश्यकता थी। अब इसका मतलब कुछ और है, परंतु इसके परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए इतना काफी होगा कि जेनेटिक न्यूट्रिशंस के कारण जब यह पेड़ों से जमीन पर आया और इसने चलना प्रारंभ किया तो इसी जेनेटिक न्यूट्रिशंस के कारण इसकी पूंछ गायब हो गई।
पूंछ गायब होने के साथ साथ हाथ पैर लंबे होने लगे। अब हाथ पैर लंबे होने लगे, परंतु समस्या यह थी कि ये 4 पैरों पर चलता था, तो अन्य जीवों की अपेक्षा इसका जो आकार था यह उतना बड़ा विशालकाय नहीं दिखता था। अपना आकार बड़ा करने के लिए इसने 2 पैरों पर खड़ा होना चालू किया। अब 2 पैरों पर चलने में समस्या यह आई कि एक्चुअल में 2 पैरों पर चलने में समस्या यह आई कि भाई यदि कोई भी पशु या फिर मांसाहारी जीव इनका शिकार करता था तो यह रन अच्छे से नहीं कर पाते थे, अर्थात दौड़ नहीं पाते थे ज्यादा तेजी से। दूसरी बात कि महिला वर्ग या फिर इन्हीं में जो मादाएं थीं उनमें प्रसव के समय बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि 2 पैरों पर खड़े होकर प्रसव कर पाना यह पॉसिबल नहीं था। इसके लिए फिर इनको एक और सर्वाइवल से गुजरना पड़ा, और यह सर्वाइवल के दौरान इन्होंने अपना इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला, जो कि इस प्रकार था कि हमने सेल्स म्यूटेशन के द्वारा समय से पहले ही बच्चे को जन्म देना प्रारंभ कर दिया। यानी कि यह प्रोसेस सेल्स म्यूटेशन के द्वारा हमने समय से पहले बच्चे को जन्म देना प्रारंभ किया। और जब हमने समय से पहले बच्चे को जन्म देना प्रारंभ किया तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ यह बात डिस्कस की थी कि एक्चुअल में क्यों मानव एक ऐसे जीव को जन्म देता है या फिर क्यों मानव एक ऐसी संतति को जन्म देता है जो कि जन्म के 1 से 1.5 साल के पश्चात चलना प्रारंभ करती है, और अन्य पशुओं में ऐसा क्यों नहीं। तो याद रखिएगा कि यह सेल्स म्यूटेशन अर्थात उस समय जो चेंजेस आए थे उसका परिणाम है, और इस समय मानव ने एक अल्प विकसित बच्चे को जन्म देना प्रारंभ किया था। अब क्या यह विकास एक्चुअल में मानव के हाथ में था? जी नहीं, इसने समय से पहले प्रसव करना प्रारंभ कर दिया था कि भाई हम ज्यादा देर तक उस बच्चे को अपनी कोख में धारण नहीं कर सकते हैं। अब जो बचा हुआ विकास था, पहले फीड जनरेशन आ चुकी थी, है ना, फीड ग्लैंड्स आ चुकी थी, तो फीड ग्लैंड्स के द्वारा बच्चे का विकास वैसे भी होता था। अब जो शेष विकास है उसके लिए भी इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, और इवॉल्वेशन के द्वारा फिर हम अब देखते हैं कि जिस प्रकार हम बच्चे को जन्म देते हैं वही लगभग 3.2 मिलियन ईयर पहले की घटना ये प्रारंभ हुई। यानी कि जो घटना आज हमको दिखाई दे रही है ये 3.2 मिलियन ईयर के पहले की घटना है। लगभग इतना समय, मिलियन मत लगाना, पाप मत करना, बिलियन मत लगाना, मिलियन है ये, क्लियर। 3.2 मिलियन ईयर पहले की ये घटना है जब हमने एक अल्प विकसित बच्चे को जन्म देना प्रारंभ किया। और पश्चात इसके याद रखें कि अब यहां पर हमारे साथ एक बहुत अच्छी ट्रेजेडी भी हुई कि हमने 2 पैरों पर चलना तो प्रारंभ किया, शिकारी दौड़ाते थे, यानी कि जो जंगली जानवर थे वो हमें दौड़ाते थे, हम दौड़ नहीं पाते थे, परंतु यहां पर हमने अपने दिमाग का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। अर्थात जब ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा था ना अफ्रीका में, तो इस समय यदि मैं एक अचंभे की बात करूं तो इस समय जो मानव था उसकी जो हाइट थी ये 4 फीट थी, है ना, ये 4 फीट थी, और जो दिमाग का आकार था कहा जाता है कि यह संतरे के आकार के बराबर था। परंतु यहां पर हमने इतना सर्वाइवल किया, इतना अपने दिमाग का प्रयोग किया कि इस कंडीशन तक आते आते, जब तक हम 3.2 मिलियन ईयर पहले की यदि बात करें तो उस कंडीशन तक आते आते हमने लगभग, मैं बता दूं यदि समय कंफ्यूजन हो रहा है, यह है 4.4 मिलियन ईयर और यह है हमारा 3.2 मिलियन ईयर। अब ये जो 0.6 मिलियन ईयर है इसमें हमने इतना विकास कर लिया था कि हम अब सबसे बुद्धिमान जीव कहे जाने लगे थे, और यही बुद्धिमान जीव अपनी बुद्धिमत्ता से अनेकों प्रयोग करता था, और यह जो बुद्धिमान जीव था बेसिकली यही कहलाया हमारा होमो हैबिलस। यह बनकर तैयार होता है हमारे सामने होमो हैबिलस। इसी को कहा जाता है हैंडीमैन, है ना, अर्थात वह मानव जिसने सबसे पहले अपने हाथों का इस्तेमाल हथियार पकड़ने के लिए किया था। दैट इज वाई इसे कॉल किया जाता है होमो हैबिलस। यानी कि देखिएगा आज के इस वीडियो में हमने क्या जाना है, तो पृथ्वी के 4.3 बिलियन ईयर पहले के इतिहास से लेकर आज तक की घटनाएं, आज तक की नहीं, होमो हैबिलस तक की घटना का वर्णन किया। यानी कि यहां पर याद रखें कि सबसे पहले एक कोशिकीय जीव का जन्म हुआ। एक कोशिकीय जीव का जन्म किस प्रकार हुआ, तो इसकी प्रोसेस हमने जानी। कहां हुआ, महासागरों में, महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, इस बारे में हमने डिस्कशन किया। फिर यही एक कोशिकीय जीव जो कि 50 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर सर्वाइव कर पाता है, इससे आगे बढ़ते हुए इसका विखंडन के बाद संयोजन से वॉटम वॉर्म बनने की प्रोसेस, और वॉटम वॉर्म से फिर आगे बढ़ते हुए किस प्रकार एक जीवधारी की यहां पर उत्पत्ति आपको देखने के लिए मिली कि सबसे पहले मत्स्य जीव जिनमें दिमाग का विकास हुआ आंखों के पीछे, फिर उभयचरी जीवों का आगमन स्थलखंड में, जब जलखंड से स्थलखंड में होने लगा तो उभयचरी जीव, फिर इसी से
वे जीव जो कि पूर्णतः स्थलखंड में रहते थे, पश्चात इसके फिर कुछ सर्वाइवल की थ्योरीज, फिर इसके बाद इनका डायनासोर के साथ सर्वाइव, फिर इंद्रियों का विकास, इंद्रियों के विकास के द्वारा फिर यहां पर महाप्रलय की घटना, और महाप्रलय की घटना के पश्चात पुनः इनका विकास और जेनेटिक न्यूट्रिशन के द्वारा एक अल्प विकसित बच्चे को जन्म देने तक की प्रोसेस और हथियार पकड़ने से लेकर अब आगे आधुनिक मानव बनने की घटना अर्थात होमो सेपियंस बनने तक की घटना को मैं आने वाले वीडियो में कवर अप करूंगा। याद रखिएगा, ऐसे वीडियोस बनाने में, ऐसे टॉपिक सर्च करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। कारण यह है कि ये प्राय बुक्स में नहीं मिलते हैं, अर्थात बुक्स में इनके बारे में जो लाइंस लिखी रहती हैं उनको समझना काफी टफ होता है। इसको एक सीक्वेंस वाइज जमाना और इवन यहां पर अपने हाथ के द्वारा और अपने एक्सप्रेशन के द्वारा आपको समझा पाना, यानी कि केवल केवल बोलकर, ये थोड़ा सा टफ होता है। तो यदि आपको जरा भी लगता है कि यह सीरीज अच्छी है तो आप मुझे अप्रिशिएट जरूर करें, यानी कि बस अप्रिशिएशन के लिए ये इतना कि भाई आप इस सीरीज को लाइक कर सकते हैं, अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं, और यदि पॉजिटिव ना हो तो प्रयास करिएगा कि आप सजेशन देकर जाएं। नेगेटिव रिस्पॉन्स थोड़ा सा इंसान को, यानी कि मुझे पर्सनली और साथ में हर किसी ह्यूमन नेचर का ये बिहेवियर है, ये नेचर है कि यदि नेगेटिव रिस्पॉन्स आते हैं तो यह डिमोटिवेशन का कारण बनते हैं। तो याद रखिएगा कि यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अपना इंगेजमेंट बढ़ाने का प्रयास करें। मिलते हैं इसी ये पार्ट 2 में, जिसमें हम जानेंगे होमो हैबिलस से लेकर होमो सेपियंस तक के बनने की कहानी। ये पूरी पीडीएफ आपको पार्ट 2 के पश्चात ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।